नमस्कार। तो देखो, आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे एचएएस का सिलेबस। तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्री और मेंस इन दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखो, कई बार देखा गया है कि प्री का सिलेबस बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है, प्री का सिलेबस समझ आ गया, परंतु जो मेंस का सिलेबस है वो बच्चे नहीं समझ पाते कि क्या जीएस पेपर 1, 2, 3 क्या जीएस पेपर है, किस तरह से ऐसे का पैटर्न होता है, क्या ये सब रहता है। तो सबसे डिटेल में समझेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे, है ना। तो ऑप्शनल के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रीलिम्स का सिलेबस ही समझ लेते हैं, क्योंकि मेंस से पहले आपको प्रीलिम्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा। देखो, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, यहाँ पर आपके पास दो पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ का और दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है ये आपका 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं। इसमें आता क्या है, जो सभी पेपर का हमारा पैटर्न रहता है। देखो, हिस्ट्री आएगी आपको, हिमाचल की ज्योग्राफी आएगी, हिमाचल की पॉलिटिकल कल्चर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब हिमाचल का आएगा। और बाकी जो आपका करंट अफेयर होता है वो आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है, नेशनल मूवमेंट आपके आते हैं, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी यहाँ पर पूछी जाती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है, और इंडिया एंड देखो यहाँ पर सब चीज़ें लिखी गई हैं ये, है ना। तो इंडिया की पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, पंचायती राज के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में पूछा जाएगा। परंतु देखो, ये सब है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, महात्मा गांधी जी के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं, जर्नल साइंस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जो चीज़ें करंट में चली होती हैं, जैसे पॉलिटी की कोई चीज़ करंट में चली हुई तो उस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि द सिलेबस हैज़ बीन अडॉप्टेड एज पर यूपीएससी पैटर्न। तो ये यूपीएससी का पैटर्न भी इसी तरह का रहता है। यूपीएससी ज़्यादा वाइड हो जाता है और एचएएस का थोड़ा सा कम होता है। बात इस सिलेबस की हो रही थी। सिलेबस में आपने देख लिया, आपको हर एक चीज़ आएगी, हिमाचल की जीके आएगी, करंट अफेयर आएगा, पॉलिटी जियोग्राफी, इकोनॉमी, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। तो प्रीलिम्स का सिलेबस बिल्कुल आसान है, यहाँ पर समझने वाली कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात है, जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इस टेस्ट की जो बात होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट की, इसमें सिर्फ आपको पास मार्क्स चाहिए, सिर्फ इसकी मेरिट काउंट नहीं होती है। तो इसकी तो मेरिट काउंट नहीं होगी। मेरिट जो आपकी बनेगी वो जीएस पेपर 1 में बनेगी, मतलब जनरल स्टडी में ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें होती है। तो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है जनरल स्टडीज़ को। तो आपको हर एक पोर्शन ये टच करना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी पोर्शन है। देखो, तो प्रीलिम्स का ये सिलेबस था, इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस मैक्सिमम बच्चों को ऑलरेडी पता है। बच्चे जितने भी एंगेज हैं हिमाचल के एग्ज़ाम के साथ या फिर एंगेज होने जा रहे हैं, उन सभी को इसके बारे में पता है। अब बच्चों को जो चीज़ पहाड़ लगती है वो पहाड़ ये लगती है कि जो मेंस का सिलेबस है वही समझ नहीं आ पाता। बच्चे कहते हैं कि भाई 8 पेपर हम देंगे, ये 8 पेपर जो हैं देते देते तो हम थक जाएंगे, किस तरह से 8 पेपर पास होंगे। मैं ये कहूँगा कि एचएएस का पेपर जो है वो आपके कॉलेज की एग्ज़ाम की तरह ही होता है। आप ये मान के चलिएगा कि आपका कॉलेज का एग्ज़ाम है और इजीली आप एचएएस को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़र्क कॉलेज के एग्ज़ाम में और एचएएस में इतना सा है कि कॉलेज के एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा मर्जी से भी लिख देते हैं, यहाँ पर आपके पास एग्जैक्ट कंटेंट होना चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए, ठीक है। तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ें हो जाती हैं जो कि हम नहीं कर पाते। चलिए समझते हैं, ये जो कंपलसरी पेपर है एचएस के ये कौन कौन से हैं। तो 6 कंपलसरी पेपर हैं और 2 जो है वो ऑप्शनल पेपर हैं। ये जो कंपलसरी हैं इसमें इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। डिवाइड किस तरह से किया गया है, पहले देखो, जो पेपर 1 और पेपर 2 है इसमें क्या होगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी आएगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी आएगी 100 मार्क्स। अब आपका जो ये हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। इसमें आपको क्या होता है, इसमें कंडीशन रखी गई होती है कि इसमें मेरिट काउंट नहीं होगी, इसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए, देखो 40% मार्क्स इसमें चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, परंतु जब हिंदी और इंग्लिश के आप दोनों कंबाइन करेंगे तब आपके 45% मार्क्स बनने चाहिए। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। 100 नंबर का पेपर है इंग्लिश का, 100 में से आपको 40 नंबर चाहिए, ठीक है। ये नंबर आपके काउंट नहीं होंगे, सिर्फ आपको इसमें पास होना है। 100 नंबर का पेपर है हिंदी का, हिंदी में से आपको चाहिए 40 नंबर,
परंतु एक कंडीशन इन्होंने ये रखती कि हिंदी और इंग्लिश के दोनों कंबाइन करके जो है वो 45% मार्क्स बनने चाहिए। मतलब हिंदी और इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर है तो 200 में से आपको चाहिए 90 नंबर। ठीक है, तो ये कंडीशन इन्होंने यहाँ पर रख दी। अगर 90 नंबर 200 में से चाहिए, कई बार ये देखने को मिलता है पेपर में। आप अभी अगर आपने रिजल्ट देखा होगा तो मैक्सिमम बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी इंग्लिश में आ जाएंगे 39 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश में पास नहीं होंगे और अगर ओवरऑल आप उनके मार्क्स देखेंगे तो ओवरऑल उनके मार्क्स होंगे 470 से ऊपर, 480 से ऊपर, इस तरह से भी कई बार हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको 90 नंबर कंबाइन रूप से लेकर आना है और पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स हिंदी इंग्लिश में चाहिए। अनलेस ये नंबर आपके काउंट नहीं होंगे तो ये आप हिंदी इंग्लिश के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद एस्से की बात आती है, तो एस्से भी आपका 100 नंबर का होता है। अब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, ये तीनों पेपर जो हैं वो 200 नंबर के होते हैं। 200 200 200 नंबर के ये 3 पेपर होंगे। ठीक है, देखो अब सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये इंग्लिश का सिलेबस इन्होंने बताया है कि जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ग्रामेटिकली कुछ होगा, और उसके बाद इंग्लिश का होगा, हिंदी की वोकैबुलरी होगी, ये सब चीज़ें, प्रेसी राइटिंग यहाँ पर होगी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब हिंदी का भी इसी तरह से रहता है। ठीक है, हिंदी का भी इसी तरह से रहेगा। इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, हिंदी का पैराग्राफ होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पोइट्री दी होगी उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सब होता है। ईडीएम होगा, ग्रामेटिकली थोड़ा सा हो जाएगा, ईडीएम वगैरह भी डाल देते हैं। उसके बाद ऐसे आप देखिए, तो ऐसे में कई बार कंटेंट ऐसे, कोई करंट ऐसे चला है उसको पूछ लेते हैं। कई बार कोई भी कल्चर से आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लो पूछ लिया हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसे पूछ लिया, परंतु ऐसे के मार्क्स जो हैं वो जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। अब देखो, अब जो है बात करेंगे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 की। देखो इनमें एक कॉमन बात ये है, इन तीनों पेपरों में बच्चों को समझ नहीं आता, परंतु देखो आप समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, देखो जीएस पेपर 1 और 2 और 3, अगर जीएस पेपर 1 की बात करें तो इसमें 3 यूनिट है। अगर जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी 3 यूनिट है, और जीएस पेपर 3 की बात करें तो इसमें भी 3 यूनिट दिए गए हैं। अब ये जो जीएस पेपर 1 का यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 को भी फर्दर डिवाइड किया गया है सब यूनिट में। सब यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है, सब यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये जो तीसरा वाला पार्ट है ये होगा एचपी जीके का। तो हर एक सब यूनिट का जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा एचपी जीके का। ठीक है, ये अब बात आप समझ गए। चाहे जीएस पेपर 1 की बात है, जीएस पेपर 2 की बात है, चाहे जीएस पेपर 3 की बात है, तो ये जो तीसरा सब यूनिट है ये होगा एचपीजी का। देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। बात करेंगे जीएस पेपर 1 की। ये देखो यहाँ पर है जीएस पेपर 1, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 है। यहाँ पर ये 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, पहला यूनिट आपका हो गया इंडियन कल्चर से रिलेटेड, 1947 का आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट टाइम का कैसा था। दूसरा यूनिट आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड हो गया, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड हो गया। अब तीसरा यूनिट देखो ये आ गया हिमाचल जीके का। यहाँ पर एमरजेंस ऑफ कांगड़ा आ गया, कांगड़ा चंबा, ये सब दिया गया है। देखो बिगाड़ रीत के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखो ये कौन से यूनिट में आ गया, ये आ गया सब यूनिट 3 में। यूनिट पहला था उसका सब यूनिट 3 है वो एचपीजी का होगा। यूनिट 2 में भी सेम यही चीज़ होगी। यूनिट 2 में डिजास्टर के बारे में है, एनवायरनमेंट डिजास्टर के बारे में है, और यूनिट 2 में जो है वो जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल इंडिया का है। और देखो सब यूनिट तीसरा जो है ये फिर से हिमाचल प्रदेश का आ गया। उसी तरह यूनिट 3 में जो सब यूनिट 1 है उसमें पहला जो है वो इंडियन सोसाइटी के बारे में है, दूसरा जो है वो कोर वैल्यू ऑफ गवर्नेंस की है, और तीसरा जो है फिर से हिमाचल प्रदेश का आ गया। इसमें हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल वगैरह आ जाएंगे। तो ये है इसकी। देखो ये जो सिलेबस है ये आपको कहाँ पर साइट पर मिल जाएगा, या तो फिर मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ईजिली अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पर जाइए, अपलोड कीजिए, इस हर एक टॉपिक को पढ़िए। ये देखो गांधीयन थॉट के बारे में भी मेंस में आता है, एक आध टॉपिक यहाँ से फंस जाता है आके। उसके बाद बात करेंगे कि जनरल स्टडीज पेपर 2 क्या है। उसमें भी इसी तरह का पैटर्न रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में, और तीसरा आ गया हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स इसमें पूछ लेंगे,
दूसरे यूनिट में भी इस तरह से ही है, गवर्नेंस के बारे में है। और सब यूनिट 2 में जो है वो रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट एनजीओज वगैरह के बारे में है। और तीसरा यूनिट फिर से हिमाचल प्रदेश के बारे में आ गया। ठीक है, अगर बात करें यूनिट 3 की तो इसमें भी इस तरह से ही बताया गया है। पेपर 3 की अगर बात करेंगे, जीएस पेपर 3 की, इसमें क्या है, इसमें भी सेम यही चीज़ है। इकोनॉमी के बारे में है पहला यूनिट। दूसरा यूनिट प्लानिंग के बारे में है, 5 ईयर प्लान इसमें आ जाएंगे, जीडीपी वगैरह आ जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाएंगे, नीति आयोग आ जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। और जो तीसरा यूनिट फिर से हिमाचल का आ जाएगा। मतलब हिमाचल को एकदम से अच्छी वाली वेटेज इन्होंने देकर रखी है। यहाँ पर लिखा भी गया है, ऑल द टॉपिक्स सब्जेक्ट कवर अंडर द सब यूनिट 3 आर रेलिवेंट टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में इन्होंने लिखा भी है। उसी तरह यूनिट 2 में भी यही बात इन्होंने कही है, यूनिट 3 में भी इन्होंने यही बात कही है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं कि ऑप्शनल क्या चीज़ है, ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट आपको डिसाइड करना है। इसको लेकर बच्चे एक दूसरे को देखकर चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर पहले ऑप्शनल देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ऑप्शनल आपका हर एक सब्जेक्ट लगभग आपको मिल जाएगा, हिंदी संस्कृत से लेकर जो है आपको साइंस तक आपको हर एक सब्जेक्ट इन्होंने कवर रखा है। ठीक है, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, इंडियन हिस्ट्री भी है। अब बात की आती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम आपको मेंस की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो मेंस की तैयारी अगर आपको करनी पड़ेगी तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा मानना तो ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा डिसाइड कीजिए, या तो आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को पढ़ा है फिर आप उसको अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में, आपकी अच्छी कमांड है, तो आप पॉलिटिकल साइंस चुन लीजिए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इंडियन हिस्ट्री चुन लीजिए। अगर आपने कुछ साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो साइंस के सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर बाकी आपने अगर बीएससी फॉरेस्ट्री वगैरह की है तो फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट भी यहाँ पर है, एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर है। कि जिस सब हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। आप अपने बैकग्राउंड को देखकर, आप अपने ग्रेजुएशन में देखिए कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। अच्छा, मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट पर कमांड नहीं था, तो अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप। तो आप देखिए कि जब आप जीके पढ़ते हैं, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो ज्योग्राफी आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री अच्छी लगती है तो इंडियन हिस्ट्री सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती है तो पॉलिटिकल साइंस आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो आपको अपनी चॉइस को देखकर चलना है। कोई भी सब्जेक्ट ट्रेंडिंग में नहीं होता है, मेरा ये मानना है। अगर आपकी कमांड अच्छी है तब आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अभी कई बार ट्रेंड चला होता है, ये भी ट्रेंड होता है कि लीनियंट मार्किंग होती है और अच्छे मार्क्स बच्चों को मिल जाते हैं, परंतु मैक्सिमम टाइम आपकी नॉलेज के ऊपर ही चीज़ें जो है वो बेस होती हैं। या आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितना वाइड तरीके से, कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात आप कह देते हैं पेपर में, तो ये एग्जामिनर आपसे चाहता है। ठीक है, तो ये जो है ये अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर वैसे कई हाइपोथेसिस बने हुए हैं कि हाँ जी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सब्जेक्ट इस बार चला, ये सब्जेक्ट अगली बार चला। इस तरह से नहीं होता है। देखो, हर एक सब्जेक्ट से बच्चे चुने जाते हैं, तो आपको अपनी चॉइस देखनी है कि आपको कहाँ पर जो है वो अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने रख लिया भाई इंडियन हिस्ट्री, आपने रख लिया, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री मान लीजिए आपको किसी ने बताया कि इंडियन हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब इंडियन हिस्ट्री की प्रेपरेशन आपसे अच्छे से हो नहीं रही है, आप पॉलिटिक्स की प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस रख लीजिए ना, पॉलिटिकल साइंस में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बात है कि कोई किसी को देख कर आपको कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन करनी है अपनी चॉइस को देखकर। तो ये ऑप्शनल के बारे में बात हो गई, ये था ऑप्शनल के बारे में। उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में। देखो, इंटरव्यू के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू जो है वो आपका होता है 150 मार्क्स का। ठीक है, 150 मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं कि 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, पहले तो देखो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर देखो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका नाम कोई स्पेसिफिक है तो आपके नाम के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। फिर आपका बैकग्राउंड क्या है, अगर आपने बीटेक करके रखी है, अगर आपने बीएससी करके रखी है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका जो एरिया है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से आपसे अगर कोई फेमस एरिया है जहाँ से अच्छी खासी चीज़ें बनती है या रिसेंटली न्यूज़ में चला हो तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर ओवरऑल भी आपको चेक किया जाता है
ओवरऑल आपको किस तरह से चेक किया जाएगा, मतलब कोई करंट इशू चला है उसके ऊपर आपकी राय मांग ली जाएगी, वहाँ से हो गया। अब हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हिमाचल में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इस प्रॉब्लम के बारे में आपकी क्या राय है और इसको किस तरह से आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो है वो मेंटल एबिलिटी भी वो वहाँ पर चेक करते हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपका सोचने का दायरा कितना है, आपकी लीडरशिप कितनी है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पर चेक की जाती है। पर मेरा मानना यह है कि जो इंटरव्यू है ये एक बात की बात है, पहले आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है, प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस क्रैक करना है, उसके बाद जब इंटरव्यू आता है तो उस टाइम देखो जब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो उस तरह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप खुद ब खुद हो जाती है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट मिलेगा। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये जो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये पढ़ाई के साथ साथ खुद ही डेवलप हो जाता है। इसको डेवलप करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं ज्वाइन करनी पड़ती, परंतु फिर भी प्रैक्टिस के तौर पर आप, अगर आपका प्रीलिम्स और मेंस हो जाता है तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। काफ़ी क्लासेस ऐसी लगती हैं, 1-2 दिन में वो आपको बता देते हैं। वीडियोग्राफी आपकी वहाँ पर होती है, वीडियोग्राफी में वो आपको उसकी कॉपी भी दे देते हैं, फिर आपको वहाँ से पता चल जाता है कि आपकी क्या कमियाँ थी, आपके कहाँ पर कमियाँ आई, कौन से आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं, कौन से आपके नेगेटिव पॉइंट हैं। तो ये ओवरऑल सिलेबस के बारे में था। आई होप कि आप लोगों को समझाया होगा। हाँ, तो सबसे बड़ी बात कि जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 की बात है, ये सिलेबस आपको खुद ब खुद पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप डाउनलोड कीजिए सिलेबस को, हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए, फिर हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को कवर कीजिएगा। जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पहले आपका मेंस का सिलेबस निकालिए, ठीक है। तो मेंस का सिलेबस निकालिए और देखिए कि आपका मेंस के सिलेबस में क्या है, फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िए और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िए, तब आपकी एक अच्छी तैयारी यहाँ से हो जाती है। तो ये था सिलेबस के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझाया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।